इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जा रहा है उसको लेकर के है। इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो GS पेपर 3 से। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको कर्व करने की कोशिश की जा रही है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि समय के साथ में जो हमारे इंडिया है उसके बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट्स हैं इनमें इसके अलावा ट्रेन स्टेशंस जो हैं वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मींस FRT टेक्नोलॉजी को संभालने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर परेशानी हो तो उसको कर्व किया जा सके। इसका मल्टीपर्पज़, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ किया जा सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्राइम जो है उसको बढ़ने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा जैसे NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो भी इसका यूज़ करना कोशिश कर रही है। इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं गायब हो जाते हैं, तो फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू जो भी एयरपोर्ट्स हो गए, जो भी आपके रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए या बस स्टैंड्स हो गए, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उन लोगों की पहचान करके उनको आसानी से उनको ट्रैप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी डेड बॉडीज जो मिलती हैं उनका भी फेशियल रिकॉग्निशन के तहत, अब फेशियल रिकॉग्निशन में होगा क्या, गवर्नमेंट के पास में जो हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन है उसको लेकर के डाटा स्टोर होंगे। अब सामने कैमरे के सामने हर जगह कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। उन कैमरे के सामने जिसकी भी फोटो पिक्चर क्लिक होगी, मान लो किसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है, उस इंसान के बारे में सारे के सारे जो उसके डाटा हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस तरीके से सेट किए जाएंगे कि कहीं भी उसका फेशियल रिकॉग्निशन हो, किसी भी कैमरे में वो ट्रैप हो, तो उसके बारे में सारी की सारे जो डाटा हैं वो सभी पुलिस स्टेशंस को लेकर के सारी जो हमारी ब्यूरोज हैं वहाँ पर वो फैल जाए और उनको आसानी से रिकॉर्ड किया जा सके, ट्रैप किया जा सके। ये सारे क्राइम्स में यूज़ किया जाएगा इन सारी चीज़ों का, इस टेक्नोलॉजी का। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में अभी तक डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी डाटा को स्टोर करती है तो उन डाटा को कितने लंबे समय तक सेव किया जाएगा, कहाँ कहाँ उन डाटा का यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से जो प्राइवेसी टर्म्स हैं उनके आधार पर इन डाटाज को वायलेट नहीं किया जा सकता, इसके अकॉर्डिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। ये जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है वो डिसाइड करे कि इन डाटा का कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये लॉ की कमी की वजह से इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो बहुत अच्छी है लेकिन उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो मिसयूज को रोकने के लिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारी जो दिल्ली यूटी है, जो हमारी नेशनल कैपिटल है, वहाँ को लेकर के वहाँ के गवर्नमेंट ने मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसे पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है उनको हम एज ए मेंटर रखेंगे। ये जो लोग हैं वो 1 से 10 लोगों तक के मेंटर बन सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि वो लाइफ में कैसे सक्सेस को अचीव कर पाएँ और सक्सेस से अच्छा एक बेहतरीन सिटीजन बनने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो सोनू सूद को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद के बारे में आपको पता होगा कि कोविड की पैंडेमिक के दौरान उन्होंने बहुत सारे जो माइग्रेंट लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी काफ़ी हेल्प की थी उनके घर तक उनको पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, अब आर्टिकल जो रिलेटेड है वो एक्सप्लेन पेज पर है। एक्सप्लेन पेज पर बताया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके आधार पर DU पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है, वहाँ पर 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। अगले साल से उनके लिए रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाएंगी, उनके लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो ये देखना होगा कि ये जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या अलग है और जो पहले जो चलता आ रहा है हमारे यहाँ पर एजुकेशन, उसमें क्या चेंज किया जाएगा। सबसे पहली बात, हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके से डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स क्रिएट करता है। मतलब सब कुछ एक तरीके से अनुशासन के अकॉर्डिंग, कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में ही आगे जाकर के आपको कुछ करना है। आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ में आगे जाकर के आपको कुछ करना है। ओके,
लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो मल्टी डिसिप्लिनरिटी का जो एरिया है, जो एटमॉस्फियर है, उसको क्रिएट करेगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट है, वो आर्ट्स भी पढ़ सकेगा अपनी एजुकेशन के दौरान, और ह्यूमैनिटीज़ में अगर उसका इंटरेस्ट है तो कुछ अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर भी डेवलप कर पाएगा। मतलब जो एक स्टूडेंट है उसको बांध करके नहीं रखा जाएगा कि आप एक स्ट्रीम में ही रुक के रहो, इसके अलावा वो अदर स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकेगा। तो इस तरीके से एक तरीके से कोऑपरेशन वाली स्टडी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट फिजिक्स में भी है, उसके साथ में उसका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में भी है। तो पहले ऐसा होता था कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट को अपने साथ में या तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी या फिर अपने साथ में मैथ पढ़नी पड़ती थी। मतलब या तो वो मैथ पढ़े अपने साथ में या केमिस्ट्री पढ़े, जो भी इनके साथ में साइंस बैकग्राउंड में होता था। ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट या तो ज्योग्राफी अपने साथ में पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े या फिर हिस्ट्री पढ़े। तो इस तरीके की ये जो स्ट्रीम है, इनको मिक्स करने की कोशिश की गई है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो स्टडी है वो होनी चाहिए। दूसरा इसमें बताया गया है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। अब देखो, पहले क्या होता था कि बच्चा अगर किसी स्ट्रीम में एडमिशन लेता है, मान लो वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन में अगर उसने 1 ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 3 साल की मिनिमम ग्रेजुएशन होती थी। अगर हम बीटेक या फिर एमबीबीएस जो कोर्स है उनको छोड़ देता हूँ, तो 3 साल की जो ग्रेजुएशन डिग्री होती थी, अगर उन्होंने 1 साल अपनी स्टडी की और 2 साल मान लो वो अपनी स्टडी किसी कारण से नहीं कर पाई, तो उनको इस 1 साल का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इसको चेंज कर दिया गया है। 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जिसमें अगर बच्चा 1 साल स्टडी कर पाता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब वो 1 साल है उसको भी यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा अगर वो 2 ईयर्स स्टडी करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 ईयर्स स्टडी करता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, और अगर वो 4 ईयर्स स्टडी करता है तो ग्रेजुएशन विद रिसर्च स्टडीज का उसको डिग्री दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एरिया में आपने अगर 6 मंथ्स भी अपनी स्टडी में यूटिलाइज किए हैं तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइम लगाया और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट ये है एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट। आपने अपनी स्टडी के दौरान कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो किया, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क, उसको लेकर के आपके पास में अंक मिलेंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे। वो जो आपका स्कोर है वो धीरे धीरे आपका सेट होएगा, स्टोर होएगा, और जो स्कोर है वो भी आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होएगा। मतलब आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में ये सारे जो स्कोर, जो अदर सर्टिफिकेट्स, जैसे आपने एजुकेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन में कुछ किया, साइंसेज में कुछ किया, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपकी स्टडी को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगी। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देगी। मतलब ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में उनका बेसिक कवर नहीं है, तो वो हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाते थे, उनको लगता था कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हायर स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर 14 इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, और वहाँ पर जो हमारी लोकल लैंग्वेज हैं जैसे कि मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु एंड हिंदी, इनको यूज़ किया गया है। इनमें टेक्नोलॉजिकल जो इंजीनियरिंग की स्टडी करवाई जाएगी। इससे ये लगता है कि जो बच्चे हायर स्टडीज़ को सिर्फ इसलिए टाल देते थे कि इंग्लिश उनका अच्छा नहीं है, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब हायर स्टडीज़ में जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बिल्कुल इसको यूनिक बनाती हैं, और वो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया में जो स्टडी है वो स्किल बेस्ड को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा। मतलब अभी क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने लेवल पर बहुत सारे टेस्ट करवाती हैं, जिससे जो बच्चे हैं उनके ऊपर बर्डन क्रिएट होता है। अब क्या होगा, एनटीए जो है वो अपने लेवल पर एक एग्जाम करवाएगा, और उसी एग्जाम के थ्रू सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस है वो फिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट के ऊपर ना सिर्फ इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट होगा, जो प्रेशर होता है वो भी कम क्रिएट होगा। तो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे, और स्टेटमेंट्स में पूछ लेंगे कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये नया
नया मतलब करंट अफेयर्स का एक नया मुद्दा है, आपको इसके बारे में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अभी हमारे इंडिया में 737 मैक्स जो बोइंग है उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया गया है। 2018 की बात है, अक्टूबर 2018 में एक 737 मैक्स जो है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद में दोबारा उसी साल जावा सी में एक क्रैश हो जाता है। उसके बाद में इथियोपिया से दोबारा से मार्च 2019 में एक 737 बोइंग मैक्स दोबारा से क्रैश हो जाता है। तो इसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया था, इंडिया ने भी इसको बैन कर दिया और प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने दोबारा से इसको ओपन कर दिया है। तो ये देखना होगा कि चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री बचा हुआ है जिसने इसको प्रेजेंट टाइम में बैन कर रखा है। अब ये जो क्रैश हो रहे थे उसके बहुत सारे कारण जानने की कोशिश की गई। सबसे पहला कारण ये है कि इसको जो तैयार किया गया था ना, जिस कंपनी ने इसको तैयार किया था, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस अकॉर्डिंग नहीं थी कि थोड़ा सा भी अगर ये हाई फॉल मतलब थोड़ा सा भी हाइक पे जाता था तो इसका जो एरिया है, ये नोज़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी और उसके बाद में डायरेक्ट ये नीचे इस तरीके से आता था जैसे कि कोई आसमान से, स्काई से किसी ने एक स्टोन को नीचे गिराया हो। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसके जो पायलट थे वो इसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम सामने आई और जैसे ही प्रॉब्लम सामने आई तो इसका जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया गया सॉरी। और जो इसके पायलट थे मतलब इसकी जो कंपनी जो इनको तैयार कर रही थी, उन्होंने पायलट को अपने यहाँ पर उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर था उसको भी चेंज किया। तो इसके साथ में इंडिया में देखो ये था कि इंडिया में हालांकि बैन था पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो इंडिया में, जिनके एयरलाइंस इंडिया में आते थे तो वहाँ पर ये रेगुलर यूज़ में किया जा रहा था। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इंडिया ने बैन कर रखा था लेकिन इंडिया में ये आना बैन नहीं था। ओके, तो अब इंडिया ने दोबारा से इसको रिटर्न कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो अभी नई एयरलाइंस, आकाश एयरलाइंस हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, वो भी इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।